चलो, चैप्टर 7 का जो लास्ट टॉपिक एक बाकी था, डायनेमिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट अ फिक्स एक्सिस, 7.12 नंबर का टॉपिक है, डायनेमिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन about a fixed axis. Dynamics of rotational motion about a fixed axis. ये आपको मालूम है। अब यहां पे हमें रोटेशनल मोशन क्या है, देखो बच्चों, रोटेशनल मोशन क्या है वो हमको मालूम है, पूरा चैप्टर हमने पढ़ा। अब यहाँ पे डायनेमिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट अ फिक्स एक्सिस के अंदर मैं यहाँ पे आपको जो टॉर्क से जो वर्क होगा, यहाँ पे जो पावर मिलेगा, उसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। मान लो यहाँ पे मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, यहाँ पे इस तरह से वाई एक्सिस दी हुई है, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। यहाँ पे अब कोई ऑब्जेक्ट मान लो पहले अपनी पोजीशन P1 पे है, यहां पे है कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो अपनी जो पोजीशन है P1 यहां पे मैंने ड्रॉ की है, देखो ये P1 पोजीशन, और उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा यहां पे R1, ये उसका पोजीशन वेक्टर है R1। ऑब्जेक्ट है P1, पोजीशन वेक्टर है R1। आप यहां पे आप देखोगे ये ऑब्जेक्ट अभी P1 पे है और यहां पे एंगल कवर किया है थीटा। कितना एंगल कवर किया है? थीटा एंगल कवर किया हुआ है। फिर जब ये ऑब्जेक्ट यहां पे जो थीटा एंगल कवर करके P1 पे है, थोड़े टाइम के बाद यही ऑब्जेक्ट थोड़ा आगे जाएगा P1 डेज पे, यहां पे जाएगा, थोड़ा आगे जाएगा, इसको मैं बोलूंगा P1 डैश। ये जो पोजीशन है इसको मैं बोलूंगा P1 डैश। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअली इस तरह से मोशन कर रहा है, उसका जो मोशन का पाथ है वो रोटेशनल मोशन है, वो इस तरह से मोशन कर रहा है, देखो गोल घूम रहा है, रोटेशन। ये रोटेशनल मोशन तो हो रही है, ऑब्जेक्ट अभी है P1 डेज पे, ओके। तो यहां पे उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ऑब्जेक्ट यहां से यहां पे गया ना, ऑब्जेक्ट P1 से P1 डेज पे गया, यहां से यहां तक गया, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जिसको हम बोलेंगे DS1, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, स्मॉल है इसलिए मैंने D लिखा है। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है DS1, जो कहां से कहां तक का है? P1 से P1 डेज तक का है। और यहां पे जब आप पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करोगे, जब आप ये पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करोगे, तो यहां पे जो एंगल कवर हुआ, ये एंगल, वो छोटा सा एंगल है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको मैं डी थीटा बोलूंगा। क्या बोलूंगा बच्चों? स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। तो ये थीटा है, ये है डी थीटा, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये है P1 पॉइंट, ये है P1 डेज पॉइंट, यहां पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ DS1 और यहां पे एंगल कवर हुआ डी थीटा। अब यहां पे एक चीज आप देखना बच्चों, यहां पे जो फोर्स लगाया था मैंने, ये ऑब्जेक्ट वैसे गोल घूम रहा है, रोटेशन कर रहा है, लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट गोल घूमता है तो आपको मालूम है उस पर टॉर्क लग रहा है। अब टॉर्क का इक्वेशन आपको मालूम है बच्चों, टॉर्क का इक्वेशन होता है R क्रॉस F। टॉर्क का इक्वेशन R क्रॉस F है, तो उसमें जो F आता है, जो फोर्स है,
वो फोर्स मैंने लगाया था ये डायरेक्शन में, ये जो फोर्स है वो मैंने ये डायरेक्शन में लगाया था, जिसको मैंने नाम दिया है F1। मैंने ये डायरेक्शन में फोर्स लगाया, देखो। और ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कहां पे हुआ? वो डिस्प्लेस हुआ यहां पे, देख रहे हो आप, ये लाइन देख रहे हो आप P1 से P2 की, यहां पे ये जो लाइन देख रहे हो, तो वो जो डिस्प्लेस हुआ वो ये डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ ना। यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, देखो ये डायरेक्शन में वो डिस्प्लेस हुआ। तो फोर्स लगा ये साइड, डिस्प्लेसमेंट हुआ ये साइड, दोनों के बीच में यहां भी कुछ एंगल बना है, जिसको मैं बोलूंगा φ1। ये एंगल है 5 सिंबल दिया, φ1 एंगल। ओके, यहां पे मैंने एंगल यहां पे जनरेट किया है φ1। देख लो आप बच्चों, ये फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है φ1 एंगल। अब यहां पे फोर्स F1 ये साइड है, और अगर आप देखोगे तो यहां पे पोजीशन वेक्टर R1, उसकी इनिशियल डायरेक्शन तो ये साइड थी, ये R1 कहां जा रहा था? ये साइड। R1 की पोजीशन वेक्टर की इनिशियल डायरेक्शन ये साइड थी, फोर्स लगाया मैंने ये साइड। तो यहां पे बीच में एक एंगल बना, जिसको मैं यहां पे बोलूंगा α1। क्या बोलूंगा? यहां पे मैं एंगल बोलूंगा इसको α1। ये है α1 एंगल, ये वाला एंगल, जिसको मैं बोलूंगा α1। तो यहां पे सभी एंगल मैंने आपको दिखा दिए, देखो ये सभी एंगल आपके दिमाग में जाएंगे तो अब ऑटोमेटिक आगे हम डेरिवेशन कर पाएंगे। ये एंगल पहले ऑलरेडी था थीटा, जब ऑब्जेक्ट P1 पे था तब एंगल था थीटा। जब ऑब्जेक्ट P1 से P1 डैश पे गया, थोड़ा ऊपर गया, तो बीच में जो एंगल कवर हुआ वो हुआ डी थीटा एंगल। फिर यही ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा था ये साइड, फोर्स लगा था ये डायरेक्शन में, लेकिन ऑब्जेक्ट गया ये डायरेक्शन में। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है φ1। फिर यही फोर्स, ये फोर्स एंड उसकी पोजीशन वेक्टर R1, ये दोनों के बीच का एंगल है α1। ओके, तो चलो अब आपको ये फिगर अगर समझ में आ गई तो हम यहां पे इसका डेरिवेशन थोड़ा देखेंगे। चलो यहां पे देखोगे आप, जैसे ही आप बात करोगे वर्क की, स्मॉल वर्क डन, तो आपको मालूम है जब स्मॉल वर्क डन की बात आती है तब आप क्या करते हो? फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds। यहां पे क्या है? ds1 है। डिस्प्लेसमेंट को आपने क्या बताया है? P1 से जब ऑब्जेक्ट P1 डैश गया तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? ds1 जितना। तो स्मॉल वर्क डन क्या होता है बच्चों? स्मॉल वर्क डन जब ऑब्जेक्ट P1 से P2 जाता है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वो बन जाता है स्मॉल वर्क डन। उसी तरह से अगर आप यहां पे ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है तो टॉर्क की बात करोगे, तो यहां पे जो टॉर्क बाय टॉर्क, यहां पे टॉर्क से जो वर्क डन मिलेगा वो होगा टॉर्क इनटू, वो होगा टॉर्क इनटू, यहां पे आप लिख सकते हो ये वेक्टर है, ध्यान रखना F और S दोनों वेक्टर है। उसी तरह से वर्क डन में जब आप बात करोगे ड्यू टू टॉर्क, तो टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहां पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो देखो ये देखोगे ये ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है, तो जब ऑब्जेक्ट P1 पे था अब गया है P1 डैश पे, तो बीच में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है? P1 से P2 P1 डैश में, P1 से P1 डैश में बीच में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? d थीटा जितना। ओके, तो टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क वेक्टर डॉट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो भी आपको क्या देगा? वर्क डन ही देगा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहां पे जैसे फोर्स इनटू लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, वैसे यहां टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जो आपको यहां पे वर्क डन ही देगा।
अब हमें यहां पे क्या देखना है, देखो यहां पे आप जैसे ही ये डॉट साइन निकालते हो, आपको पता है यहां पे जैसे ही आप डॉट साइन निकालते हो तो ये डॉट साइन निकलते ही आप पे ये दोनों के बीच का एंगल एज अ कोस के फॉर्म में आता है। तो यहां पे आप लिखोगे एफ, यहां पे आप लिखोगे एफ, सॉरी यहां पे डॉट साइन निकालिए तो एफ ds1 एंड कोस। अब आप सोचोगे कि ये f1 तो ये साइड जा रहा है, ये f1 है, फोर्स f1 है, फोर्स f1 है, देखो फोर्स f1 ये साइड जा रहा है और ds1 ये साइड जा रहा है, दोनों के बीच का एंगल क्या है बच्चों, φ1। तो यहां पे फोर्स इंटू लीनियर डिस्प्लेसमेंट और यहां पे मैं लिखूंगा cos φ1। बहुत ही सिंपल है, तो f1 ds1 cos φ1, डॉट साइन निकलेगी तो यहां मिलेगा cos φ1। उसी तरह से टॉर्क की हम बात करेंगे, टॉर्क की बात करेंगे तो आपको मालूम है टॉर्क का इक्वेशन क्या होता है, टॉर्क का इक्वेशन क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है ना, टॉर्क का इक्वेशन होता है आर क्रॉस एफ। तो यहां पे जैसे ही मैं बात करूंगा तो टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ होता है, टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। यहाँ पे R1 है, यहाँ पे F1 है, ये R1 है, देखो R1 और यहाँ पे F1 है। तो जब आप ये क्रॉस साइन निकालोगे तो आपको मालूम है यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा R1 F1 और R1 और F1 के बीच का एंगल है α1, तो साइन α1 क्या लिख सकते हो आप, साइन α1। तो टॉर्क की जगह पे आप लिख सकते हो R1 F1 साइन α1। यहां पे पहले ही मैंने लिख दिया है, याद रखना टॉर्क की जगह पे R1 क्रॉस F1, तो क्रॉस साइन निकलेगी तो RF साइन थीटा, तो R और F के बीच का एंगल क्या है, यहाँ पे α1 है, तो इसलिए मैंने साइन α1 लिखा है। तो आपको पहले से ही मैंने टॉर्क का इक्वेशन यहाँ पे दिखा दिया है। अब दूसरी एक बात, यहां पे ds1, कोई आपको पूछे यहां से ये लाइन, यहां से ये लाइन जिसको आप बोलोगे ds1, ये ds1 है क्या, कोई आपको पूछे ये ds1 है क्या, तो एक चीज याद रखोगे बच्चों, ds1 जो है वो आर्क है, आर्क। जब आप इस तरह से ड्रॉ करते हो, इस तरह से दो लाइन ड्रॉ करते हो तो आपको मालूम है ये आर्क बोली जाती है, ये है आर्क। तो यहां पे इस तरह से ये ds1 क्या है, आर्क है, ये आर्क। फिर ये क्या है, रेडियस, ये है R1 रेडियस। यहां पे बीच में क्या है, एंगल, जिसको आपने बोला है डी थीटा। क्या बोला है, यहां पे एंगल है जिसको आपने बोला है डी थीटा। तो आपको मालूम है आर्क इक्वल्स टू, आप लिख सकते हो आर्क इक्वल्स टू रेडियस इनटू थीटा। आपको मालूम होना चाहिए क्या लिख सकते हो, आर्क इक्वल्स टू, यहां पे देख के आप आर्क इक्वल्स टू रेडियस इनटू एंगल। तो यहां पे रेडियस है R1 और यहां पे बीच में एंगल है डी थीटा, तो आर्क इक्वल्स टू R1 क्रॉस डी थीटा आप ऐसा लिख सकते हो। और आर्क को आपने क्या नाम दिया है, ds1, आर्क को नाम दिया है ds1, तो R1 डी थीटा आप ऐसा लिख सकते हो। तो जहां भी आपको ds1 दिख रहा है बच्चों, जहां भी आपको ds1 दिख रहा है वहां पे आप क्या लिख सकते हो, जहां भी आपको ds1 दिख रहा है वहां पे आप लिख सकते हो f1 ds1 की जगह पे R1 डी थीटा, ओके। और यहां पे लिखोगे cos φ1, यहां पे लिखा है cos φ1। तो dw इक्वल्स टू फोर्स इनटू, ये है डिस्प्लेसमेंट ds1, ये ds1 डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ds1 की जगह पे हमने लिखा है रेडियस इनटू थीटा, क्योंकि वो आर्क थी, ds1 आर्क थी, तो रेडियस इनटू डी थीटा, ये ds1 की जगह पे लिखा है। और cos φ1 का cos φ1 मैंने लिख दिया है, ओके। अब दूसरी एक बात,
एक चीज आप याद रखना, यहां पे ये जो फिगर आप देख रहे हो, यहां पे जो फिगर आप देख रहे हो उसमें कोस फाइव वन जो है, कोस फाइव वन, अब उसकी जगह पे ये वर्क डन है DW1 वर्क डन, उसमें ही हम आगे बढ़ रहे हैं। तो कोस यहां पे कोस फाइव वन है, सॉरी ये कोस फाइव वन, ये फाइव वन है, यहां पे कोस फाइव वन की जगह पे आप साइन अल्फा वन लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? साइन अल्फा वन। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो आप, ये लाइन है DS1 की, ये लाइन है यहां पे, ये लाइन वो है R1 की। देखो ये DS1 की लाइन है, ये साइड जा रही है DS1 की लाइन, ये लाइन जा रही है R1 की, ये लाइन जा रही है R1 की। ये टेंजेंट था, DS1 क्या है? टेंजेंट। तो टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। DS1 क्या है? DS1 टेंजेंट है, और ये R1 क्या है? रेडियस है। तो टेंजेंट और रेडियस दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री होता है ऑलवेज। तो जब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, और इसको मैं डिवाइड करता हूं दो एंगल में, एक एंगल है फाइव वन, दूसरा एंगल है अल्फा वन। तो आपको मालूम होना चाहिए, अगर मैं कोस फाइव वन लिखूं, कोस फाइव वन इक्वल्स टू होता है साइन अल्फा वन। क्या होता है? कोस फाइव वन इक्वल्स टू साइन अल्फा वन। तो आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखो कोस फाइव वन, ये फाइव वन मान लो क्या है? 30 डिग्री है। फाइव वन क्या है? मान लो 30 डिग्री। तो ऑटोमेटिक अल्फा वन क्या होगा? 60 डिग्री होगा, क्योंकि 90 माइनस 30 वो हो जाएगा 60 डिग्री। तो कोस 30 इक्वल्स टू साइन 60, दोनों की वैल्यू सेम ही होगी। तो यहां पे ये फाइव वन है, ये अल्फा वन है, दोनों एंगल का टोटल तो 90 डिग्री होगा। तो मैं यहां पे कोस फाइव वन की जगह पे मैं लिख सकता हूं साइन अल्फा वन। तो F1, फिर F1 के बाद R1 d थीटा, और फिर यहां पे हुआ साइन अल्फा वन। तो F1 का F1, R1 d थीटा, R1 d थीटा, और यहां पे लिखा मैंने साइन अल्फा वन। आप देख सकते हो यहां पे मैंने लिख दिया साइन अल्फा वन। अब आपको मालूम है कि यहां पे मैंने आपको बताया R1 F1 साइन अल्फा वन। R1 F1 साइन अल्फा वन को तो टॉर्क बोला जाता है। तो यहां पे R1 भी दिख रहा है, F1 भी दिख रहा है, साइन अल्फा वन भी दिख रहा है। तो ये सभी को मैं एक साथ लिखता हूं, यहां पे F1 R1 साइन अल्फा वन। ये जो है ना बच्चों, यहां पे जो दिख रहा है वो क्या है? वो यहां पे है टॉर्क, ये है टॉर्क। और यहां पे पीछे होगा सिर्फ डी थीटा। क्या होगा यहां पे पीछे? डी थीटा। तो यह F1 R1 साइन अल्फा वन, और यहां पे डी थीटा। तो यहां पे मैं लिख दूंगा डी थीटा। तो बच्चों एक चीज आप देखोगे, ये DW1, ये DW1 जो मिला मुझे वर्क डन, DW1 वर्क डन, वो कितना मिला? टॉर्क इनटू डी थीटा। तो बच्चों पहले से ही मैंने आपको बताया था, जब ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है तो ड्यू टू टॉर्क कितना वर्क डन होता है? ड्यू टू टॉर्क वर्क डन होता है टॉर्क इनटू डी थीटा। तो यहां पे टॉर्क इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वो हुआ स्मॉल वर्क डन। टॉर्क इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल वर्क डन। तो वही चीज आपको यहां पे मिली, टॉर्क इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो स्मॉल वर्क डन। तो यहां पे DW1 जो इक्वेशन मैंने पहले बताया था वही आपको यहां पे मिल गया। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये यहां पे हम पढ़ रहे हैं डायनेमिक ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट अ फिक्स एक्सिस। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी, फिर मैं आगे पढ़ा रहा हूं आपको। क्योंकि जब ऑब्जेक्ट स्लोली आगे बढ़ता जाएगा, अभी ऑब्जेक्ट कहां है? P1 पे, फिर जाएगा P1 डैश पे, फिर और आगे बढ़ेगा, यहां पे होगा P2 डैश,
फिर आगे बढ़ेगा P3 डैश, फिर आगे जाएगा यही ऑब्जेक्ट यहाँ पे P4 डैश। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे बढ़ेगा, थोड़ा 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 आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, वर्क डन होता जाएगा। तो जब आपको टोटल वर्क डन चाहिए, टोटल वर्क डन, तो सभी स्मॉल वर्क डन का क्या करना पड़ेगा, टोटल। तो पहला वर्क डन क्या हुआ, P1 से P1 डैश, पहला वर्क डन जो हुआ DW1 हुआ। फिर दूसरा वर्क डन होगा DW2 होगा, फिर DW3 होगा। इस तरह से आप n स्टेप तक जाओगे तो DWN वर्क डन होगा। सभी स्मॉल 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 वर्क डन का टोटल करेंगे तो आपको मिल जाएगा टोटल वर्क डन। सभी स्मॉल स्मॉल वर्क डन का टोटल मींस टोटल वर्क डन होगा ये। तो जब आप यहां पे ये सभी स्मॉल स्मॉल वर्क डन का इक्वेशन लिखोगे, सभी स्मॉल स्मॉल वर्क डन का इक्वेशन इस तरह से, आप अगर इस तरह से लिखोगे, ये फर्स्ट जो है DW1 वो क्या है, यहाँ पे मान लो पहले आपने टॉर्क 1 लगाया था, टॉर्क 1 लगाया था, और आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था वो हुआ था डी थीटा। ओके, तो आपने कितना वर्क डन लगाया, टॉर्क 1, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ डी थीटा, तब तो जाके वर्क डन मिला DW1। दूसरी बार आपने टॉर्क लगाया है टाउ 2, और यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हुआ डी थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मान लो सेम हम रख रहे हैं, तो यहां पे क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसको हम सेम रखेंगे, एवरी टाइम सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मान लो, तो यहाँ पे 1 2 में नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ डी थीटा। इसी तरह से nth टाइम पे टॉर्क होगा टाउ n और डिस्प्लेसमेंट हुआ थीटा जितना। तो ये सभी का क्या करेंगे, हम टोटल करेंगे। तो टोटल वर्क डन बहुत ही इजी है, डी थीटा कॉमन निकाल दो तो अंदर बचेगा टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस अप टू टॉर्क n, डी थीटा बाहर निकल गया है, देखो। ओके, बहुत ही सिंपल है बच्चों। देखो यहां पे हमने टोटल किया है तो आपको मिल जाएगा टोटल वर्क डन, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ये आपको मिल गया टोटल वर्क डन। तो आप लास्ट में इस तरह से देख सकते हो कि यहां पे आपको टोटल वर्क डन चाहिए, यहां पे टोटल वर्क डन चाहिए, तो हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है सभी टॉर्क का। टोटल वर्क डन चाहिए तो हमें इंटीग्रेशन करना है सभी टॉर्क का विथ रिस्पेक्ट टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हम अब यहां पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे टॉर्क का। तो इंटीग्रेशन मींस यहां पे सभी का टोटल हुआ, इंटीग्रेशन हुआ टॉर्क का विथ रिस्पेक्ट टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क का फॉर्मूला याद करो बच्चों, आपने वर्क का फॉर्मूला आगे पढ़ा था, वर्क का फॉर्मूला आपने आगे पढ़ा था, वर्क इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, जिसको आप डिस्प्लेसमेंट को आर बोलते थे, या तो एस या तो एक्स। तो वर्क इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट आर। उसी तरह से यहां मिला इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क विथ रिस्पेक्ट टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहां लीनियर डिस्प्लेसमेंट आर है, यहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा थीटा। तो यहां पे फोर्स है, यहां पे टॉर्क है। देखो सेम फॉर्मूला मिले, दोनों साइड सेम फॉर्मूला मिले, लीनियर मोशन में फोर्स, यहां रोटेशनल में टॉर्क, लीनियर में लीनियर डिस्प्लेसमेंट आर, रोटेशनल में यहां पे रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट थीटा। ओके, तो यहां पे सेम फॉर्मूला मिल रहे, देख लो आप। अब यहां पे इससे आगे पावर की हम बात करेंगे। अगर हम पावर की बात करेंगे बच्चों, तो पावर का इक्वेशन क्या होता है, पावर का इक्वेशन होता है dW बाय dt, इंस्टेंटेनियस पावर। कोई भी आपको पूछे इंस्टेंटेनियस पावर का इक्वेशन क्या होता है, dW बाय dt। अब dW तो आगे ही हमने पढ़ लिया कि ये dW क्या चीज है, देखो आगे ही पढ़ लिया। dW क्या है, टॉर्क इनटू डी थीटा।
dw क्या है, स्मॉल वर्क डन क्या है, टॉर्क इनटू डी थीटा। तो मैं यहां पे w की जगह पे लिख दूंगा टॉर्क इनटू डी थीटा डिवाइड बाय dt। तो टॉर्क बाहर निकल जाएगा, अंदर बचेगा, टॉर्क कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, अंदर बचेगा डी थीटा बाय dt। ओके, तो टॉर्क इक्वल्स टू डी थीटा बाय dt। तो ये तो ओमेगा बन गया भाई, ये क्या बन गया, ओमेगा। तो टॉर्क एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वो तो ओमेगा बन गया। और अगर वेक्टर साइन आप पहले से लिख रहे हो तो यहाँ पे वेक्टर, यहाँ पे वेक्टर, टॉर्क बाहर निकल गया, यहाँ ये थीटा के ऊपर वेक्टर, और यहाँ पे इस तरह से वेक्टर। ये ओमेगा है, याद रखना, ये क्या है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ये है टॉर्क। तो टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है पावर। याद रखना, यहां पे दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा पावर। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये आपको जो यहां पे मिला वो पावर का इक्वेशन भी आपको मिल गया। तो जनरली पावर का लीनियर मोशन में पावर का इक्वेशन है फोर्स इनटू वेलोसिटी। ये लीनियर मोशन में पावर का इक्वेशन है। तो रोटेशनल मोशन में कोई बोले तो वो हो जाएगा टॉर्क इनटू ओमेगा। तो देखो, फोर्स की जगह पे टॉर्क, लीनियर वेलोसिटी की जगह पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। और बच्चों ये वर्क है, याद रखना, यहां पे जो मैंने लिखा है वो वर्क है, वर्क, ये ओमेगा नहीं है, ये वर्क, याद रखना। वर्क का डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो बनता है पावर। ओके, तो यहां पे हमने पावर तक डिराइव किया है, हमने यहां पे डिराइव किया है पावर तक। चलो अब हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में। मान लो बच्चों काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, मान लो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है। तो आपको पता है इन रोटेशनल मोशन काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्या होती है, रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि लीनियर मोशन में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां पे m की जगह पे I लिखा, v की जगह पे ओमेगा लिखा। तो यहां पे रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ I ओमेगा स्क्वायर। लेकिन यहां पे चेंज है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। काइनेटिक एनर्जी मान लो कंटिन्यू बढ़ रही है, कोई ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है और गोल घूमने की उसकी जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ रही है। तो यहां पे क्या होगा, मैं डिफरेंशिएशन करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। किसका डिफरेंशिएशन होगा, आई ओमेगा स्क्वायर बाय 2 का, आई ओमेगा स्क्वायर बाय 2 का डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसका जो फॉर्मूला है आई ओमेगा स्क्वायर बाय 2 उसमें भी चेंज होगा। सिंपल सी बात है बच्चों। अब क्या होगा, यहां पे मैं यहां पे चेंज कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ध्यान रखना, अब मैं जो आपको बता रहा हूं डिफरेंशिएशन का एक थोड़ा सा अलग सा ये पॉइंट है। ये जो पॉइंट है बच्चों वो डिफरेंशिएशन का थोड़ा मींस अलग पॉइंट है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। मैं यहां पे क्या बताऊंगा, ये I तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है। तो डिफरेंशिएशन जो होगा ना बच्चों वो होगा ओमेगा स्क्वायर का, ओमेगा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा। अब क्या होगा बच्चों, देखो यहां ओमेगा का डिफरेंशिएशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ऊपर भी अलग क्वांटिटी है, नीचे भी अलग क्वांटिटी है। जब ऐसा कभी भी आपको मिले तो क्या होगा, देखो मान लो आपको यहां पे मिला इस तरह से डी टी स्क्वायर बाय डी टी, टी स्क्वायर टाइम का डिफरेंशिएशन, टाइम स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका जो आंसर आता है उसमें पावर आगे जाती है t रेस टू 2 - 1, ये मेथड है।
तो 2t आंसर मिलेगा। फिर मान लो ऐसा मैंने लिखा dx क्यूब बाय dx, तो यहां पे ये x का डिफरेंशिएशन है विथ रिस्पेक्ट टू x, जैसे ऊपर t का था विथ रिस्पेक्ट टू t, वैसे यहाँ x का है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 3 आगे जाएगा, x की 3 पावर -1, 3x स्क्वायर, ये आंसर होगा। लेकिन मान लो ऊपर और नीचे अलग अलग फंक्शन है, ऊपर y फंक्शन है, नीचे x फंक्शन है, ऊपर और नीचे अलग अलग फंक्शन है। अब इसका डिफरेंशिएशन अगर आपको करना है तो क्या करेंगे? अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो पहले तो है ना y स्क्वायर का आप डिफरेंशिएशन कर लोगे, जैसे कि 2y 2 माइनस 1, वाई स्क्वायर का जो ऊपर वाला फॉर्मूला है उसी मेथड से आप डिफरेंशिएशन कर लोगे। फिर क्या करना है? फिर आपको सिर्फ अकेले y का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। ये मेथड है बच्चों, ये मेथड है। तो यहां पे आंसर आएगा 2y dy बाय dx। ये मेथड है, याद रखना। तो होगा क्या बच्चों, यहां पे y अलग है, x अलग है, y अलग x अलग, दोनों ऊपर नीचे अलग है, तो y स्क्वायर का वो फॉर्मूला के हिसाब से तो डिफरेंशिएशन कर ही दोगे, लेकिन लास्ट में सिर्फ एड क्या करना है, y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x आपको ये लास्ट में मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे क्या होगा बच्चों, देखो ओमेगा और t दोनों अलग अलग फंक्शन है ना, यहाँ पे
तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, ओमेगा और टी दोनों अलग अलग फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, I/2 तो जैसे है वैसे ही रहेगा, यहाँ पे जैसे I/2 है वैसे ही रहेगा, लेकिन ओमेगा स्क्वायर जो है उसका हो जाएगा यहाँ पे 2 ओमेगा और डी ओमेगा बाय डी टी। ओमेगा स्क्वायर उसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन 2 ओमेगा और डी ओमेगा बाई डी टी, जैसे यहाँ पे हुआ था 2y dy बाई डी टी, वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 ओमेगा, फिर ओमेगा का फिर से डिफरेंशिएशन डी ओमेगा बाई डी टी। तो अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये 2 2 तो कट हो गया। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, आपको यहां पे एक फॉर्मूला मिलेगा I ओमेगा I, फिर ये ओमेगा, और आपको मालूम है डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी अल्फा होता है, डी ओमेगा बाई डी टी अल्फा होता है। ओमेगा का क्या है, एंगुलर, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, उसका विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हो जाएगा I ओमेगा अल्फा। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, एनर्जी में जो चेंज आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो यहां पे आपको मिलेगा ड्यू टू टॉर्क। टॉर्क लगने से ही काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको मालूम है वो हो जाएगा टाउ इनटू ओमेगा। क्या हो जाएगा, टाउ इनटू ओमेगा। तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा टॉर्क इनटू ओमेगा, और यहां पे I लिखा, अल्फा लिखा और ओमेगा लिखा। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों आपने लिख दिया, एनर्जी में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपने टॉर्क इनटू ओमेगा क्यों लिख दिया? क्योंकि एक बात बताओ बच्चों, सिंपल सी बात है, एनर्जी ये क्या है, एनर्जी है, यूनिट क्या है, जूल। एनर्जी में चेंज है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे ऊपर क्या था, वर्क, यूनिट क्या है, जूल। जूल में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको पावर मिला था, राइट, टॉर्क इनटू ओमेगा। समझ में आ रहा है? तो यहां भी क्या है, जूल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका वर्क करने से ही, वर्क हमने कोई ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है उस पे अकॉर्डिंग टू टाइम हमने वर्क किया था, तभी तो पावर जनरेट हुआ। समझ में आ रहा है? तो यहां पे वर्क अपॉन टाइम, तभी तो पावर मिला, टॉर्क इनटू ओमेगा। उसी तरह से यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्यों मिला होगा, उस पर कुछ पावर अप्लाई किया होगा। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो तो I ओमेगा अल्फा मिला, और यहाँ पे डी बाई डी टी मीन्स डिफरेंशिएशन हमने किया काइनेटिक एनर्जी का, तो वो तो क्या मिलेगा, टॉर्क इनटू ओमेगा। तो टॉर्क इनटू ओमेगा, इसकी जगह पे मैंने लिख दिया टॉर्क इनटू ओमेगा, और ये I ओमेगा अल्फा, ये I ओमेगा यहाँ पे I अल्फा ओमेगा, इस तरह से मल्टीप्लाई किया है सीक्वेंस चेंज करके, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। तो ओमेगा ओमेगा कट करने से आपको याद करो टॉर्क का इक्वेशन क्या मिल गया, टॉर्क का इक्वेशन मिल गया I अल्फा। तो टॉर्क का इक्वेशन I अल्फा मिलता है रोटेशनल मोशन में। रोटेशनल मोशन में टॉर्क का इक्वेशन क्या मिलता है, I अल्फा। तो लीनियर मोशन में फोर्स का इक्वेशन याद करो ma मिलता है, फोर्स का इक्वेशन मिलता है, फोर्स इक्वल्स टू ma। फोर्स की जगह पे टॉर्क लिखा है, m की जगह पे I, a की जगह पे अल्फा। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो रोटेशनल मोशन और लीनियर मोशन ये पूरे चैप्टर में इस तरह से पैरेलल चल रही है, देखो। ओके, तो यहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ भी अप्लाई होगा रोटेशनल मोशन में, जो मैंने आगे सिखाया था आपको। तो ये पूरा टॉपिक यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो दिया था 7.12 वो यहाँ पे खत्म किया है।